व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में कि फाइनेंस इंडस्ट्री आप देखो तो अगर हर हर यूट्यूबर हर इनफैक्ट यूट्यूबर तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम फाइनेंस एक्सपर्ट, अगर आप फाइनेंस एक्सपर्ट को ज़्यादातर सुनेंगे या आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक राकेश दमानी रमेश दमानी सॉरी और राकेश झुनझुनवाला, विजय खीरना, अगर आप इन लोगों को सुनते हो तो एक चीज़ ये कॉमनली बोलते हैं कि अगर किसी कंट्री को ग्रो करना है तो एक चीज़ को ग्रो करना पड़ेगा, उनके बैंकिंग इंडस्ट्रीज को। यानी कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसको ऊपर भागना पड़ेगा अगर उसको कंट्री को ग्रो करना है तो कंट्री को ग्रो करना है तो क्या होगा, बैंकिंग इंडस्ट्रीज भागेंगी, बिल्कुल सही बात है। पर कौन से बैंक जो है वो भाग सकते हैं और वो कौन सा बैंक आपको चूज करना चाहिए, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। पर एक चीज तो फैक्ट हमें एक से क्लैरिटी मिलती है कि फ्रांस इंडस्ट्री जो है ओवरऑल वो उसको बूम करना चाहिए इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, अगर हमें ओवरऑल ग्रो दिखती है तो। ठीक है जी। अगर फाइनेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए तो फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया, यानी कि सारे बैंक्स आ गए, सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, जो अभी स्मॉल फाइनेंशियल कंपनीज है वो आ गए। अब बड़े जो बैंक है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसी बैंक हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, भगवान भला करे, यस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारे बैंकों के साथ प्रॉब्लम एक ही होती है कि बहुत बड़े हो चुके हैं, दे आर टू बिग, इतने बड़े हो चुके हैं तो इनके लिए ग्रोथ आगे भागना थोड़ा सा स्लो हो जाती है। क्योंकि अब आप सोचो ना, कोई कंपनी, जब मैंने एक बार पहले भी ये एग्जांपल दिया था कि अगर एशियन पेंट्स ऑलरेडी 70-80% मार्केट को कैप्चर कर चुका है तो उसको सिर्फ आगे पकड़ने के लिए मार्केट, सिर्फ 30% तो मार्केट है उसके पास। और पर किसी मार्क कंपनी ने, अगर फॉर एग्जांपल नया बिरला ओपस आ गया है, अब बिरला ओपस के पास अगर सिर्फ 2% ऑफ द मार्केट पकड़ा है उसने, तो उसके पास जो आगे है वो 98% है जिसको वो कैप्चर कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखो तो जो छोटी कंपनीज है उनके पास मार्केट बड़ा होता है और जो बड़ी कंपनीज है उनके मार्केट अब छोटा होता है। पर एट द सेम टाइम बड़ी कंपनीज आती है लॉट ऑफ स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर, उनके पास कैश रिजर्व ज़्यादा होता है। और छोटी कंपनीज के साथ यही प्रॉब्लम है कि कब आई और कब गई पता नहीं चलता। तो ऐसे ही हम एक छोटे से बैंक के बारे में बात करते हैं आज, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी है, बहुत सारे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दिस बैंक कैन टर्न अराउंड। अगर ये देखा जाए तो अभी ये पेनी स्टॉक बैंक है, पर मैं अगर इसका ग्राउंड पे देखूं तो मैं बहुत जगह है, जब मैं दिल्ली में घूमता हूँ तो दिल्ली में मुझे छोटी छोटी इनकी ब्रांचेस एकदम मशरूम की तरह, कहते हैं ना मशरूमिंग, मतलब कि जगह जगह एकदम से मशरूम अपने आप उग जाते हैं, ऐसे इस तरीके से इनके छोटी छोटी ब्रांचेस गलियों कुचियों में आपको मिल जाती है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यानी कि ग्राउंड उस पे ये धंधा तो कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर आज हम इसको देखेंगे, उसमें एक बार इसकी कुंडली निकालें और देखें कि हम समझने की कोशिश करें अपनी लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड अकल के साथ कि क्या हो रहा है इस बैंक में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, मार्केट कैप है 2670 करोड़ का, मतलब 2000 माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 24 रुपए का स्टॉक है, बहुत ही सस्ता स्टॉक मिल रहा है उस हिसाब से। सस्ता और महंगा उस हिसाब से नहीं होता हालांकि, क्योंकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें आप तो 112 है। यानी कि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 112 है, यानी कि स्टॉक महंगा है। पर इसमें बुक वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारा बैंकिंग का स्टॉक है तो बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू उसकी 27 है और करंट प्राइस 24 है, उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक सही लगता है। आगे देखें, अगर आरओसी और आरओसी और आरओई में जान नहीं है। अब आप देखो तो 7% की आरओसी और आरओई तो 0.8%, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो बिल्कुल ही धक्का खा गया। अगर आप देखें तो इसका जो बिजनेस, जो इसके पैरामीटर्स है, फाइनेंशियल जो इसके रेशियोज है, वो तो बड़े धक्का खाए हुए हैं। आगे चलते हुए देखते 5-10 साल में हुआ क्या है। 10 साल में तो भाई ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है लगातार। अगर आप देखो तो 25 जनवरी 2024 में के आसपास ये 62 रुपए का घूम रहा था, 62 पे, और अभी गिरता 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 आज 24 रुपए पे आ गया। तो इससे 10 साल में तो इसने नीचे ही का ही रास्ता देखा है, ऊपर का रास्ता नहीं देखा। यानी कि अगर आप वो अप ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ना चाहे तो आप इसको बिल्कुल ना पकड़ना चाहें, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है अगर लगातार, तो यहाँ से कितना भी नीचे गिर सकता है। गिरते हुए आदमी की कोई वो नहीं होती सीमा, कुछ सब कितना भी नीचे गिर सकता है। तो अगर आप देखें इसको तो ये लगातार नीचे गिर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में ये और नीचे जा सकता है। अगर आप देखें प्रोज, इसका प्रोज यही है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट
0.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ओके, बुक वैल्यू के भी नीचे आपको ये मिल रहा है स्टॉक। अब आप देखें कॉन्स तो इसके भरे पड़े। इसके पास लो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो हमने देख ही लिया, कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, टैक्स रेट लो लग रहा है, डिविडेंड पे आउट भी बहुत कम है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट देखें तो हम देखें पिछले कुछ सालों में, ये देखो आप, अगर आप देखें तो आप नेगेटिव है, मतलब पिछले मार्च 2023 में तो ये 295 करोड़ पे खड़े थे, मार्च 2024 में इन्होंने बढ़ाया 324 करा, और इस साल ये -572 है, यानी कि ये दोनों को मिला के माइनस में चले गए। पर एक्चुअली फाइनेंसिंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द एग्जैक्ट पैरामीटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, क्योंकि ये धंधा ही का ब्याज का करते हैं, तो हो सकता है इन्होंने प्याज दे रखा हो, पैसा दे रखा हो, तो माइनस ही दिखेगा इनको। तो ब्याज के धंधे में नेगेटिव फाइनेंसिंग प्रॉफिट होना मतलब हो सकता है, तो इतना बड़ी बात नहीं है। पर हम इसमें कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो इसका काफ़ी हेल्दी लग रहा है। 2022 में देखें तो 1300 करोड़ का तो कैश फ्लो था इनके पास 2022 में, और कंपनी अभी 2000 करोड़ की हमें आसपास ये समझी थी, 1300 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो था। उसके बाद मार्च 2023 में 1500 करोड़ के आसपास कैश फ्लो हो गया। अभी 2024 में 991 मतलब कि 1000 करोड़ के आसपास कैश फ्लो तब भी दिखा रहे हैं, और मार्च 2025 में थोड़ा सा और कम हो गया 876 करोड़ का कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लोज के हिसाब से तो मुझे कंपनी बढ़िया लग रही है, कमाल है। पर रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी बहुत कम, ऑलमोस्ट 1%, तो वो दिक्कत आ रही है। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, और शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम आखिरी में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास मेजॉरिटी स्टेक है विच इज 68.92%, यानी कि प्रोमोटर के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है, तो ये प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने स्टॉक्स में, अपने बिजनेस में। एफ के पास सिर्फ 1% होल्डिंग है, डी के पास 7% होल्डिंग है, यानी कि डी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और पब्लिक एज यूजुअल हर चीज में घुसती है पब्लिक, तो पब्लिक को हर चीज में यूफोरिया होता है, तो पब्लिक के पास 24% होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग 24% बहुत ज्यादा नहीं होती, पर आप ये देखो कि इसमें फाइनेंशियल एफ और डी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और डी में देखा जाए तो अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई नहीं घटाई है, मतलब कि सितंबर 2024 में 10% थी, उसके बाद 8% और अब 7%, एक एक करके डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें अपनी जो पोजीशन है वो घटा है। तो कंक्लूजन ये है कि आप क्या करना चाहेंगे, अब आपको ये फैसला खुद लेना पड़ेगा कि क्या आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप पूछ सकते हैं तो वो करिए, या फिर अपना विवेक खुद लगाइए कि क्या ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, क्या किस तरीके का बिजनेस में टर्न अराउंड आ सकता है, क्या आपको लगता है कि ये बिजनेस अगर ग्राउंड लेवल्स पे काम कर रहे हैं और प्रमोटर के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है प्रमोटर, तो कुछ ना कुछ टर्न अराउंड इसमें हो सकता है। देखिए एफ कभी भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, राइट। बट अगर आपको इसमें लगता है कोई वैल्यू तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है इन्वेस्ट करना, तो आपका पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है पेनी स्टॉक में, तो बिल्कुल अपने विवेक के हिसाब से सोचिएगा, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा जितना आप लूज कर सके, उतना ही इन्वेस्ट करिएगा जितना आप बेट कर सके, और आपकी ज़िंदगी में इससे कोई फर्क ना पड़े। So that's it for this video. I hope you guys the video. Yes, like, share, and subscribe. I will see you later. Thank you so much for watching. Bye bye.